नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 जुलाई 2024 है। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे आज। हाथरस स्टैम्पीड का आर्टिकल है हिंदू में, ये नहीं डिस्कस करेंगे, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के तो हम कई आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में महिलाओं का रोल इंक्रीज होना चाहिए, इससे अच्छी जेंडर आउटकम निकल के आएगी। दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से संबंधित, और फिर लास्ट आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का डिस्कस करेंगे कोल गैसिफिकेशन से संबंधित। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के मेंस के लिए। लेकिन पहले कोट देख लीजिए। अगर आप क्रिटिसिज्म अवॉइड करना चाहते हो ना, उसका सिर्फ एक तरीका है, आप कुछ भी मत करो, ना पॉलिटिक्स में एंटर करो, ना बिजनेस में एंटर करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, मतलब अपनी ओपिनियन दो ही ना। और सबसे लास्ट में बी नथिंग, मतलब जीवन में कुछ भी मत बनो, कुछ भी मत बनो जिससे आप इंपैक्ट डाल सको। एक प्रकार से ना ये सरकाज़म है। एरिस्टोटल जो बोल रहे हैं ना, सरकाज़म में बोल रहे हैं। एरिस्टोटल का कहने का मतलब था कि देखो क्रिटिसिज्म तो होगा ही किसी भी काम में। जब भी आप कुछ बनना चाहोगे, जब भी आप कुछ करोगे, जब भी आप कुछ बोलोगे, अपनी ओपिनियन दोगे, तो हमेशा थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा। उसके लिए आप पहले से तैयार रहो। क्रिटिसिज्म से कभी आप डरो मत। क्रिटिसिज्म सिर्फ उनका नहीं होता जो कुछ करते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नहीं होते। सिर्फ उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता, बाकी सबका क्रिटिसिज्म होता है। इसको एक्सेप्ट करो, जो पॉजिटिव फीडबैक है उसे लो, गलतियां सुधारो, और जो देखो सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। और देखो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में महिलाओं का रोल अगर इंक्रीज किया जाता है तो अच्छी जेंडर आउटकम सामने आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले ना कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित। काफ़ी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ना अभी भी जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जब निकालना होता है ना, तो हम ये वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं जो कि 15 से 64 के बीच में है। तो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 25% है, जबकि मेन का 58% है। इसका मतलब देखो ये है, हर 100 वर्किंग एज वुमेन में सिर्फ 25 इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। इकोनॉमिकली एक्टिव का मतलब या तो काम कर रही हैं या फिर काम ढूंढ रही हैं। जबकि देखो मैन से कंपेयर करें, हर 100 वर्किंग एज मैन में 58 इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। इकोनॉमिकली एक्टिव होने का मतलब या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। तो ये जो गैप है आपको दिखाता है बहुत सी वुमेन जो पोटेंशियली देखो वर्क फोर्स में हो सकती हैं, लेकिन अभी लेबर मार्केट से बाहर हैं। इवन सैलरी में भी बहुत बड़ा गैप है। वुमेन को देखो एवरेज के तौर पे 34% कम सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक मैन 100 रुपये कमाता है तो उसी काम के लिए महिला को 66 रुपीज़ मिलते हैं, यानी 34 रुपये कम। इवन देखो महिलाओं का डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी पार्टिसिपेशन कम है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, हमारे देश में अगर 33% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, दूसरी तरफ 67% मैन के पास में स्मार्टफोन है। और कोविड की सिचुएशन ने तो देखो महिलाओं की कंडीशन को और ख़राब कर दिया था। बहुत सारी जॉब्स गईं, लेकिन जिनकी जॉब गई उनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा। वो महिलाएं जो पहले काम कर रही थी कोविड से पहले, कोविड के दौरान जॉब चली गई, लेकिन अब वो घर ही संभाल रही हैं। उनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन नहीं की। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे, डेटा था जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। ये अच्छा डेटा था। सारे डेटा वाले पॉइंट्स यूज किए जा सकते हैं, जनरल पॉइंट्स हैं। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, अगर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में जेंडर पर्सपेक्टिव इंक्रीज होता है ना, आप बोलोगे सर पहले आप ये तो बताओ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो पहले मैं मतलब ही बता देता हूं। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब कैसे सरकार के पास जो पैसे हैं ना, सरकार उस पैसों को कैसे मैनेज करती है, कैसे एलोकेट करती है,
कैसे यूज करती हैं, ये सारी चीजें आती हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में। लेकिन ना आज के समय में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में ना महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आगे ये पॉइंट आएगा वैसे, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। देश में देखो, अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वन ऑफ द रेयर पल है, स्टेट लेवल पे सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, दिल्ली में, वो भी आतिशी। तो मतलब फाइनेंस में बड़े लेवल पे ना आप लीडरशिप लेवल पे महिलाओं को बहुत कम देखोगे। तो राइटर का पॉइंट यहां पे ये है, देखो सरकार अपने टोटल बजट का 1/3 जो एक्सपेंडिचर है ना, वो पब्लिक सर्विसेज पे करती है। पब्लिक सर्विसेज मतलब जैसे सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, सैनिटेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सर्विसेज के। तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर का 1/3 खर्च करती है इन्हीं पब्लिक सर्विसेज पे। अब देखो ये अमाउंट ना बहुत बड़ा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिटीजन्स की डेली लाइफ पर पड़ता है। तो सजेशन ये है, सरकार ये पब्लिक सर्विसेज पे स्पेंडिंग संबंधित डिसीजंस लेना कि कौन सी पब्लिक सर्विस पे कितना स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, इन डिसीजंस को ना जेंडर लेंस से ले। आप बोलोगे सर जेंडर लेंस कौन सा लेंस होता है? देखो सिंपल भाषा में बताता हूं। जेंडर लेंस का मतलब यह है कि हर एक स्पेंडिंग डिसीजन को ना इस पर्सपेक्टिव से ले, देखे कि महिलाओं को कैसे इफेक्ट करेगा ये फैसला, मैन को ये फैसला कैसे इफेक्ट करेगा। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर देखो एक सिटी बस सर्विस सरकार शुरू कर रही है, तो ना वुमेन की स्पेसिफिक नीड्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे देखो बसेस में ना सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, जो बस स्टॉप्स हैं वहां पे लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस की टाइमिंग के समय बसेस के ज़्यादा स्टॉप्स होने चाहिए। मतलब समझ गए आप अब जेंडर लेंस का मतलब। सरकार ने एक नई बस सर्विस स्टार्ट की, लेकिन बस सर्विस स्टार्ट होने से महिलाओं पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सारी व्यवस्था भी कर दी, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए और बस स्टॉप को बिल्कुल लाइटनिंग की व्यवस्था कर दी। तो मतलब सरकार ने जेंडर लेंस से ये फैसला लिया और जेंडर लेंस से ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट की। समझ गए? एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर पे सरकार इन्वेस्ट कर रही है, तो जो वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। समझ गए? चलो और ज़्यादा एग्जांपल्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जेंडर लेंस से सरकार अगर फैसले लेती है ना, तो ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है, रिसोर्सिस का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है, रिसोर्सिस का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, और महिलाओं के द्वारा जो स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस किए जाते हैं ना, उनको बेटर ढंग से एड्रेस किया जा सकता है, और ओवरऑल सोसाइटी में वेलबींग होती है। ये फायदे होते हैं अगर जेंडर लेंस से सरकार फैसले लेती है तो। अब इसके बाद देखो राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। देखो आईएमएफ की ना जेंडर स्ट्रेटेजी 2022 ये कहती है, अगर देखो महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में होती हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आईएमएफ के रिसर्च के मुताबिक वो बैंक्स जहां पे देखो वुमेन बोर्ड मेंबर्स में हैं, वो बैंक्स जहां पे महिलाएं बोर्ड मेंबर्स में हैं, वहां पे रिलेटिवली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। ये राइटर नहीं बोल रहे, ये आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है। इवन देखो जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप में महिलाएं हैं, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह महिलाएं हैं, वहां पे देखो गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होता है, वहां पे देखो हेल्थ पे ज़्यादा खर्च होता है। आप इवन इंडिया के पंचायती राज सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे महिलाएं सरपंच बनी वहां पे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले, जैसे फीमेल वोटर टर्नआउट बढ़ा है, हेल्थ और एजुकेशन जो आउटकम है वो इंप्रूव हुई हैं, यंग गर्ल्स को लीडरशिप लेने की इंस्पायरेशन मिली है। छोटी छोटी लड़कियां, उन्हें लगता है कि हमारी सरपंच महिला हैं तो हमें भी आगे बढ़ना है, उनको इंस्पायरेशन मिली है। तो ये सारे फायदे हैं वुमेन लीडरशिप के। बट देखो आज के समय में अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ना आज के समय में काफ़ी कम है। ग्लोबली देखो सिर्फ 11% कंट्रीज में
महिलाएं फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, यानी 100 में से सिर्फ 11 देशों में ऐसा है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो महिलाएं हैं। इंडिया में तो मैंने आपको बताया शुरू में, यूनियन लेवल पे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये भी वन ऑफ द रेयर है। और स्टेट लेवल पे सिर्फ दिल्ली में अतिशी मरलीना जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब फाइनेंस कमीशन में रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, 16th फाइनेंस कमीशन में ना 5 में से सिर्फ 1 मेंबर महिला हैं। समझ गए? डेटा तो थोड़ा और भी है लेकिन इतना डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक एक डायमेंशन ऐड करते जाओ। फाइनेंस कमीशन की एक डायमेंशन और फाइनेंस मिनिस्टर की एक डायमेंशन, कमीशन की एक डायमेंशन और मिनिस्टर की एक डायमेंशन, एक एक डायमेंशन। अब देखो कुछ बैरियर के बारे में बताया जाता है राइटर के द्वारा। बैरियर्स क्या है कि महिलाएं लीडर नहीं बन पाती। सबसे पहला जो बैरियर है वो है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का क्या मतलब है? ये देखो एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जो वुमन को ना टॉप पोजीशन तक पहुंचने से रोकता है। इसे ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैरियर दिखता नहीं है लेकिन है, एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, प्रमोशन में ना बायस देखने को मिलता है। अगर सेम क्वालिफिकेशन है ना मैन की और वुमेन की, तो मैन को प्रेफर किया जाता है। लीडरशिप स्टीरियोटाइप्स हैं। जब एग्रेसिव बिहेवियर मैन में है ना तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप माना जाता है, बट महिलाओं में अगर एग्रेसिव बिहेवियर है ना तो फिर यह बोल दिया जाता है ये महिला ज्यादा बोसी है, काम नहीं कर पाएगी। इवन देखो हायर लेवल पे अनइक्वल पे देखने को मिलती है। सेम पोजीशन पर वुमन को कम सैलरी मिलना। अब इसका इंपैक्ट ये होता है महिलाएं जो हैं मिडिल मैनेजमेंट में अटक जाती हैं, मतलब वो टॉप तक नहीं पहुंच पाती। अब कंपनी का कोई रूल नहीं है कि महिलाएं टॉप तक नहीं जा सकती, लेकिन कल्चर ऐसा डेवलप हो गया है, प्रैक्टिकली उन्हें ऊपर जाने नहीं दिया जाता। यह मान लिया जाता है कि शायद महिला पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल नहीं पाएंगी, अच्छे लीडर साबित नहीं होंगी। तो ये ग्लास बैरियर है, ग्लास सीलिंग है। ये ग्लास सीलिंग टर्म का इस्तेमाल आप कीजिए, ये पहला बैरियर है। फिर आर्टिकल में दूसरा बैरियर बताया जाता है लैक ऑफ इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट। वर्क प्लेस पॉलिसीज और कल्चर जो महिलाओं की नीड्स को एकोमोडेट नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे देखो मैटरनिटी लीव है, जब देखो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट हो तभी दी जाती है और मुश्किल से दी जाती है। मैटरनिटी लीव के चलते बल्कि कम महिलाओं को रिक्रूट किया जाता है। इससे संबंधित भी एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। जॉब के दौरान वर्क प्लेस पे बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच की व्यवस्था नहीं होती। ये क्या है? ये सब बैरियर्स हैं, समझ गए? इसके बाद देखो तीसरा बैरियर ये है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की कमी। अब देखो जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स है ना वो ज़्यादातर आपको ना मेल डोमिनेटेड मिलेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे काम खत्म हो गया, वर्किंग आवर खत्म हो गए, उसके बाद लेट नाइट मीटिंग्स चल रही हैं, पार्टी हो रही हैं, तो ये ना महिलाओं के लिए अटेंड करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर अब इन पार्टीज में, इन मीटिंग्स में मैन की आपस में नेटवर्क बन जाता है और नेटवर्क की सहायता से वो आगे बढ़ जाते हैं और महिलाओं का प्रोफेशनल नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। अब इसका इंपैक्ट देखो ये होता है, जो महिलाएं हैं ना वो इंपॉर्टेंट कनेक्शंस और इनफॉर्मल मेंटरशिप से ना अलग थलग रह जाती हैं, मिस कर देती हैं इनफॉर्मल मेंटरशिप को, जो करियर की एडवांसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। चौथा बैरियर आपको बताता हूँ, महिलाओं के लिए ना स्पेसिफिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की कमी है। जैसे देखो कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है महिलाओं को शुरुआती स्टेज पे आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए लीडरशिप रोल के लिए, तो ये भी एक बैरियर है। एडिशनल बैरियर्स की बात करूं, अनकॉन्शियस बायस, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, हायरिंग और प्रमोशंस डिसीजन में जेंडर बायस देखने को मिलता है। सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट जो वुमन को डिस्करेज करते हैं। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, सीनियर पोजीशन में वुमन की कमी है, इस वजह से इंस्पायरेशन कम मिलता है गर्ल्स को। और सबसे लास्ट में वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर। सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन की महिलाएं जो हैं वो प्राइमरी केयर गिवर हैं और महिलाओं को कई बार ना चूज करना पड़ता है कि आप या तो करियर चूज कीजिए या फिर फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें चूज कीजिए। लास्ट में देखो 2-3 पॉइंट और हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, ये देखो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% जो सीट्स हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। इंप्लीमेंट होगा कुछ समय बाद। लेकिन देखो
एक चीज राइटर यहां पे ये बोलते हैं, हमें ना रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़कर सोचना होगा, अब हमें लीडरशिप पे फोकस करना होगा। मतलब अगर ज्यादा महिला एमपीज चुन के आएंगी, ज्यादा अगर स्टेट असेंबलीज में विधायक चुन के आएंगी, वो एक अच्छी बात है, बट ज्यादा महिलाएं मिनिस्टर्स भी होनी चाहिए, लीडरशिप रोल में ज्यादा महिलाएं अब होनी चाहिए। हमें एक कदम आगे बढ़ के सोचना होगा। फिर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात राइटर बोलते हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, ये देखो एक ऐसा अप्रोच है जिसमें बजट को ना जेंडर लेंस से एनालाइज किया जाता है। 100 कंट्रीज ने अभी तक इसे अडॉप्ट किया है, 100 के आसपास, इंक्लूडिंग इंडिया। पर देखो इंडिया में ना इसका कवरेज लिमिटेड है, सिर्फ कुछ ही स्कीम्स हैं जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के अंडर आती हैं। हर एक लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या फिर लोकल लेवल हो, हर एक लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का। दिल्ली सरकार ने ना और इवन कर्नाटक सरकार ने फ्री बस राइड्स स्टार्ट कर दी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए टिकट नहीं लगती, फ्री है। तो ये एक एग्जाम्पल है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का। तो वे फॉरवर्ड में आप बोलोगे ज्यादा महिलाओं की आवश्यकता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रोल्स में। अब इसके लिए देखो ज्यादा रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाने होंगे, और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, सरकार अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है, एलोकेट करती है, यूज करती है। तो इन डिसीजंस को लेने में ना ज़्यादा महिलाओं का होना जरूरी है। इसके अलावा देखो महिलाओं के लिए ना बिल्कुल क्लियर लीडरशिप ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए। महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनकी करियर ग्रोथ के क्या ऑप्शंस हैं। ट्रेनिंग और मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब स्पेशलाइज्ड लीडरशिप प्रोग्राम होने चाहिए महिलाओं के लिए फाइनेंस में। और जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है ना, इसको एक्सपेंड करो। हर एक डिपार्टमेंट को अपने बजट में जेंडर एस्पेक्ट जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं, देखो जेंडर इक्वालिटी पब्लिक फाइनेंस में ये सिर्फ देखो एक मोरल इशू नहीं है, बल्कि ये समाज में बढ़िया सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स इंश्योर कर सकता है। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में इंक्रीज करना जरूरी है। ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की हमने बात की ना, ये एक बहुत पावरफुल टूल है जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल फैक्ट्री एक्सीडेंट्स एंड इंस्पेक्शन रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूँ। हाल ही में ना एक एक्सीडेंट हुआ मई 2024 में महाराष्ट्र में डोंबिवली MIDC में। MIDC क्या है? MIDC मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक बॉडी है, इंडस्ट्रियल बॉडी है जो इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करती है। तो ना इस एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए और इंजर्ड भी हुए। आसपास की जो फैक्ट्रीज थी, शॉप्स थी और जो घर थे उनको भी डैमेज पहुंचा। राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का हादसा जो है ना वो पहली बार हुआ हो। ऐसे हादसे ना 2016 में, 18 में, 2020 में, 2023 में भी हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देने का प्रॉमिस किया। बट देखो असली सवाल यही है कि ये एक्सीडेंट्स लगातार आखिरकार हो क्यों रहे हैं। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड समझते हैं। देखो ये जो डोंबिवली MIDC का एरिया है ना, यहाँ पे 156 केमिकल फैक्ट्रीज हैं। 2022 में महाराष्ट्र की सरकार ने ना आदेश दिया था कि इन फैक्ट्रीज को ना एक दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए, पाताल गंगा में। लेकिन देखो सिर्फ फैसला लिया, अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। इसके बाद राइटर बोलते हैं चैलेंजेस की बात करते हैं कि इस प्रकार के एक्सीडेंट्स क्यों सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस राइटर बताते हैं, एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैलेंज है इंस्पेक्शन का सिस्टम देखो बहुत वीक है। मतलब इंस्पेक्शन मतलब जैसे इंस्पेक्टर्स समय समय पे फैक्ट्री के अंदर जाएं और देखें कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रोसेस सेफ है या नहीं है, इक्विपमेंट सेफ है या नहीं है। तो इस प्रकार की ना इंस्पेक्शन जो है ना काफ़ी कम हो गई हैं। महाराष्ट्र में ना सिर्फ 24% हैजार्डस फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन हुआ 2021 में। हैजार्डस फैक्ट्री समझते हो ना, जिसमें देखो जोखिम होता है, जैसे कोई खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनमें धमाका हो सकता है, आग लग सकती है, जैसे फायर क्रैकर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या फिर ऐसी प्रोसेसेस फॉलो होती हैं उस फैक्ट्री में जिसमें वर्कर्स को
जान का रिस्क है। तो ये सारी हैजार्डस फैक्ट्रीज होती हैं, इनका इंस्पेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में 2021 में सिर्फ 24% हैजार्डस फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन हुआ। तमिलनाडु और गुजरात में हालात देखो थोड़े ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पूरे देश में अगर देखें तो हैजार्डस फैक्ट्रीज का सिर्फ 26% इंस्पेक्शन हुआ और नॉर्मल फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन तो और भी कम, सिर्फ 15%। आपके मन में आया होगा सर इतना सारा डेटा याद रखना है? इतना सारा तो नहीं, देखो पर्टिकुलर स्टेट से संबंधित आपको याद रखने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो नेशनल वाला डेटा है ना, ऑल इंडिया फिगर वाला, सिर्फ एक लाइन ये याद रख लेना, स्टेट वाइज डेटा जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंस्पेक्शन आखिरकार होती क्यों नहीं है? इंस्पेक्शन देखो इसलिए नहीं होती क्योंकि इंस्पेक्टर्स की कमी है। महाराष्ट्र में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 39% पोस्ट फिल्ड हैं। गुजरात और तमिलनाडु का एग्जाम्पल साथ के साथ इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हैं, तो एक कंटेक्स्ट मिल जाता है कि मेन जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो जहाँ महाराष्ट्र में सिर्फ 39% पोस्ट इंस्पेक्टर्स की फील्ड है, गुजरात और तमिलनाडु में 50% से थोड़ा ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो फील्ड हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो जितनी सेक्शन पोस्ट है ना, उसमें से 68% फील्ड है। पहली तो बात, सरकारें ना पोस्ट कम सैंक्शन करती हैं। अगर रिक्वायरमेंट देखो 1000 पोस्ट की है तो सैंक्शन पोस्ट आपको सिर्फ 500 मिलेंगी, 400 मिलेंगी। कम पोस्ट सैंक्शन है और इवन इससे भी ज़्यादा जो पोस्ट सैंक्शन है वो भी पूरी फील्ड नहीं है। तो ये सिचुएशन है। कम इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है, इस वजह से देखो इंस्पेक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र में एक इंस्पेक्टर को एक साल में 818 फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। ये काफ़ी टफ है। अब देखो प्रोसिक्यूशन की बात करें, प्रोसिक्यूशन मतलब जैसे इंस्पेक्टर्स ने इंस्पेक्शन की किसी फैक्ट्री की, वहाँ पे कमियाँ पता लगी, तो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पे फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कोर्ट में केस चलता है और कार्रवाई की जाती है फैक्ट्री के अगेंस्ट। लेकिन देखो बहुत कम मामलों में फाइनली फैक्ट्रीज के अगेंस्ट कार्रवाई हुई, यानी जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब चूंकि देखो प्रोसिक्यूशन रेट कम है, इस वजह से फैक्ट्रीज में डर पैदा नहीं होता कि हाँ फाइनली हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। डर उनके अंदर से खत्म हो गया है, उनको पता है पैसे पूसे खिलाएंगे, काम चल जाएगा। अभी तक देखो जितना आर्टिकल डिस्कस किया, एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, इंस्पेक्टर्स की कमी है। लेकिन बावजूद इसके देखो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये बोलते हैं इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर फैक्ट्री में आते हैं, ब्राइब की डिमांड करते हैं, अदरवाइज फंसाने की धमकी देते हैं। इस वजह से ना मतलब एम्प्लॉयर जो हैं, फैक्ट्री ओनर जो है, बार बार इंस्पेक्टर राज का आरोप लगाते हैं। इस वजह से सरकार ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स लेके आती है कि कम से कम इंस्पेक्टर्स विजिट करें फैक्ट्रीज में, ये होना चाहिए। और देखो इंस्पेक्टर्स ब्राइब की डिमांड करते हैं, ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार भी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है जो सेफ्टी ऑडिटर है ना, जो सेफ्टी की ऑडिटिंग करते हैं फैक्ट्री में, उनके बीच में और फैक्ट्री ओनर के बीच में साठगांठ देखने को मिलती है। फैक्ट्री ओनर सेफ्टी ऑडिटर को पैसा दे देते हैं और वो सब कुछ सही सही बताते हैं, मतलब ब्राइब चलती है बहुत ज़्यादा। तो पॉइंट ये था कि इंस्पेक्टर राज के आरोप के चलते सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि हम कम से कम इंस्पेक्टर्स को विजिट करवाएं फैक्ट्रीज में। इस वजह से ना सरकार ने ना पिछले कुछ समय में कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे रिफॉर्म्स देखो, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। सेल्फ सर्टिफिकेशन में क्या है कि जो फैक्ट्री ओनर है ना खुद ही सर्टिफाई कर देते हैं कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सारे जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, फैक्ट्री ओनर खुद ही सर्टिफाई कर देते हैं। ये जो है वो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। इसमें इंस्पेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है क्योंकि फैक्ट्री ओनर ने जो रिपोर्ट फाइल की उस पर विश्वास कर लिया गया। फिर देखो एक ये है रैंडम इंस्पेक्शन। पहले क्या था, इंस्पेक्टर को ना सभी फैक्ट्रीज में विजिट करना होता था, बट अब इंस्पेक्टर्स को बोला गया कि आप सभी फैक्ट्रीज में मत जाओ, रैंडम जाओ। रैंडम जाओगे किसी किसी फैक्ट्री में तो काम चल जाएगा। फिर है कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन। ऑनलाइन इंस्पेक्शन मतलब
फैक्ट्री ओनर्स को बोला जाता है कि आप फोटो खींच के भेज दो, आप दिखा दो कि सब कुछ सही चल रहा है आपकी फैक्ट्री में, तो ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो जाती है। ये सब किस लिए किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, कि हाँ भाई बिजनेस करना आसान हो और जो एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको दिक्कत ना आए। लेकिन देखो ये जो चेंजेस है ना, राइटर के अनुसार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 के अगेंस्ट है। ये नीचे जो कन्वेंशन दी हुई है, राइटर के अनुसार ये सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन इंस्पेक्शन, रैंडम इंस्पेक्शन, ये इस कन्वेंशन के अगेंस्ट है। इस कन्वेंशन में बोला गया है सफिशिएंट क्वालिफाइड और वेल प्रोवाइडेड इंस्पेक्टर्स होने चाहिए सभी फैक्ट्रीज की जांच करने के लिए, कभी भी किसी भी वक्त बिना किसी नोटिस के, ताकि फैक्ट्री ओनर्स में एक डर हो कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। देखो रिफॉर्म्स जरूरी है, बदलते समय के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट लानी है दूसरे देशों से, तो रिफॉर्म्स जरूरी है, बिजनेस करना आसान होना चाहिए। बट देखो रिफॉर्म्स के नाम पे ना जो वर्कर्स की सेफ्टी है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अब तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, नई नई मशीन्स और प्रोसेसेस आ रही हैं फैक्ट्रीज में, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ ना नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी भी अब एक बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, और हजार्डस केमिकल्स का यूज़ भी बढ़ रहा है। नए नए केमिकल्स डेवलप हो रहे हैं इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हैं काफ़ी बार हानिकारक साबित होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना इंस्पेक्शन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इंस्पेक्टर्स देखो सिर्फ चेक नहीं करते, इंस्पेक्टर्स कई बार ना मदद भी करते हैं फैक्ट्री ओनर्स की, कि आप इस प्रकार से रूल्स फॉलो कर सकते हो। कई बार फैसिलिटेट भी करते हैं वो चीज़ों को, कि मदद भी करते हैं कि देखो ऐसे रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, आप ये चीज़ करोगे तो इस प्रकार से जो रूल्स हैं वो फॉलो हो जाएंगे, इससे आपका भी फायदा होगा, वर्कर्स की भी सेफ्टी इंश्योर होगी। तो इंस्पेक्टर्स फैसिलिटेटर का काम भी कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं उनका मैं आपको एग्जांपल दूं, एक दो एग्जांपल आप कोट करोगे तो सही रहेगा। 2020 में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस लीक हुआ था, 12 लोग मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बाद में पता चला कि प्लांट के पास में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं है। इसके अलावा देखो दिल्ली में बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में एक पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी, वहाँ पे आग लग गई। 2018 की ये घटना है। 2018 में बवाना में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई थी और फैक्ट्री इलीगल थी, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। तो कई बार जब ये ऐसे एक्सीडेंट सामने आते हैं ना, तो बाद में पता लगता है कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे, लाइसेंस नहीं लिया गया था, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब देखो फैक्ट्री में कोई कमी मिलती है तो फैक्ट्री ओनर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती? सरकार की तरफ से गैप आता है, कोताही आती है, तो सरकार में जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। लेकिन सरकार सिर्फ कंपनसेशन अनाउंस कर देती है और काम चल जाता है, ये गलत है। लास्ट में देखो सॉल्यूशंस मैं समराइज कर देता हूं एक जगह पे, ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो इंक्रीज़ की जाए। दूसरे नंबर पे इंस्पेक्टर्स को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए। पहला, इंस्पेक्टर की पोस्ट इंक्रीज करो। दूसरा, रेगुलर ट्रेनिंग दो। तीसरा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंस्पेक्शन प्रोसेस को थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव करो। चौथा, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए अगर ये पता लगता है कि फैक्ट्री ओनर जो रूल्स हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए ताकि एक डर पैदा हो, अदरवाइज डर ही खत्म हो गया है। पांचवा, वर्कर्स को भी सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। छठा, एनोनिमस कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए वर्कर्स के लिए, मतलब वर्कर्स बिना अपना नाम बताए कंप्लेंट कर सकें कि फैक्ट्री में सेफ्टी रूल्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सातवां, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए, वो भी थर्ड पार्टी से रैंडम सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए। आठवां, इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस डेवलप करना जरूरी है, जैसे पटाखों की फैक्ट्री है उनके लिए अलग गाइडलाइंस, केमिकल्स वाली फैक्ट्री है, पेस्टिसाइड्स वाली, उनके लिए अलग गाइडलाइंस। फिर इसके बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करनी चाहिए सेफ्टी के लिए, सरकार और फैक्ट्री ओनर मिल के काम करें। सबसे लास्ट में जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हाईलाइट किया जाए, मतलब जो फैक्ट्रीज अच्छा काम कर रही हैं सेफ्टी के मामले में उनको हाईलाइट किया जाए ताकि बाकी फैक्ट्रीज भी
इंस्पायर हों। तो ये सारे सॉल्यूशंस 10 मैंने आपको एक जगह पे बता दिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि वर्कर्स की देखो जान जो है वो कीमती है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर एक सिटीजन की, फैक्ट्री ओनर की, सभी स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें एक बैलेंस ढूंढना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर सेफ्टी के बीच में, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोल गैसिफिकेशन से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने जीएस पेपर 3 में एनर्जी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो हम बेसिक्स समझेंगे, कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, क्यों ये जरूरी है। उसके बाद मैं कंटेक्स्ट की बात करूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। देखो कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, कोल को ना पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक तो कोल के ब्लॉक्स होते हैं जो हम देखते हैं अक्सर हमारे आसपास, जैसे ट्रेन में कोल को ले जाया जा रहा होता है, इन टुकड़ों में कोल होता है। नहीं, इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उस पाउडर को रखा एक गैसीफायर में। गैसीफायर नहीं समझोगे तो प्रेशर कुकर मान लीजिए। कोल को पाउडर में कन्वर्ट किया और प्रेशर कुकर में रख दिया, और वहां पे फिर इन्फ्यूज की गई एयर एंड स्टीम। अब इस प्रेशर कुकर को गर्म किया गया 1200 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो जब ऐसा होगा ना, कोल को पाउडर की फॉर्म में इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा एयर एंड स्टीम की प्रेजेंस में, तो ना थर्मोकेमिकल प्रोसेस शेप लेगी, और कोल में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट निकलेगा एक गैस बनेगी, सिन गैस। ये जो हमारा बाय प्रोडक्ट है ना सिन गैस, जिसके लिए ये सारा ताम झाम किया, ये देखो एक प्रकार से ना कॉम्बिनेशन है काफी सारी गैसेस का, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन की कुछ मात्रा है। इसके अलावा दूसरे गैसेस की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको मिलेगी इस सिन गैस में। कौन कौन सी गैसेस होगी सिन गैस में, मतलब सिन गैस का कंपोजिशन क्या होगा, ये देखो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोयला कैसा था, और दूसरा गैसीफायर के अंदर मतलब प्रेशर कुकर के अंदर कंडीशंस कैसी थी। जब हमको एक बार सिन गैस मिल गई ना, फिर ये क्लीन प्रोसेस से गुजरती है इंप्यूरिटीज वगैरह रिमूव करने के लिए। जैसे सिन गैस के अंदर जो सल्फर वगैरह है, मरकरी है, एस पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है सिन गैस से, और फाइनली जो सिन गैस मिलती है इंप्यूरिटीज रिमूव होने के बाद में, वो होती है क्लीन सिन गैस। अब ये क्लीन जो सिन गैस है ना, इसको अगर एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाए ना, ये ज्यादा काम की चीज है बजाय कोयले को इस्तेमाल करना, क्योंकि कोयले को इस्तेमाल करने पर काफी सारा एमिशन होता है, और एमिशन आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग लेकर आता है, क्लाइमेट चेंज काफी हो रहा है, विभिन्न देश सजग हैं। तो सिन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो एमिशन कम होगा, क्योंकि इंप्यूरिटीज तो हमने रिमूव ही कर ली। इस पूरी प्रोसेस में जो इंप्यूरिटीज थी वो हमने रिमूव कर ली, जिसकी वजह से एमिशन होता है वो एमिशन होगा ही नहीं अब। वैसे देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये है ex-situ प्रोसेस। मतलब इसमें तो कोल की माइनिंग करके ऊपर जमीन पे लाया जाता है, कोल को बाद में गैसीफायर में यानी प्रेशर कुकर में कोयल को रखा जाता है। ये है ex-situ मेथड। लेकिन एक और मेथड भी है, इन सिटू मेथड, सिन गैस प्रोड्यूस करने का। इन सिटू मेथड में क्या होता है, कोयले की माइनिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जमीन है, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कोयला दबा हुआ है पूरा, वहां से माइन करके नहीं लाना, दबे रहने दो। अब किया क्या जाता है, एक ना होल किया जाता है, जैसे ये दबा हुआ है यहां पे पूरा, यहां से एक छोटा सा होल किया जाएगा। अब इस होल के थ्रू ना, जहां पे कोयला दबा हुआ है ना, डिपॉजिट्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, वहां पे वाटर या स्टीम की व्यवस्था की जाएगी, और इसी होल के थ्रू ना नीचे दबे हुए कोयले को गर्म किया जाता है हीटर्स के थ्रू। तो क्या होगा फिर, वो पूरी प्रोसेस जो हमने गैसीफायर के बारे में डिस्कस की ना, वो तो प्रेशर कुकर में होती है, गैसीफायर में होती है पूरी प्रोसेस, ये नीचे डिपॉजिट्स में ही हो जाएगी, क्योंकि होल के थ्रू हमने ऑक्सीजन और वाटर वहीं पे पहुंचा दिया जहां पे कोयले के डिपॉजिट हैं, और हीट की व्यवस्था भी कर दी। 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है कोयले के डिपॉजिट्स को। तो फिर इस पूरी प्रोसेस के बाद सिन गैस बनेगी, और उसी होल के थ्रू, उसी छेद के थ्रू वो सिन गैस बाहर आने लगेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है इन सीटू प्रोसेस। जैसे इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं ना,
एनिमल्स का कंजर्वेशन, एक होता है एक्स-सीटू। एक्स-सीटू मतलब चिड़ियाघर वगैरह या फिर बोटेनिकल गार्डन में लाके उनको कंजर्व किया जाता है। एक होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब जंगल में ही उनके कंजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, जहां पे वो रहते हैं वहीं पर। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 में पूछ लिया था, इन सीटू एक्स सीटू से संबंधित। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखो, अब आप अच्छे से बेसिक्स समझ गए। अब हम बात करते हैं आवश्यकता क्यों है कोल गैसिफिकेशन की। देखो, हमारे पास ना थर्मल कोल के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। जैसे डेटा है जो जीएसआई के द्वारा पब्लिश किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके डेटा के अनुसार 1/4/2022 तक हमारे देश में ना 3,61,411 मिलियन टन के कोयले के भंडार थे। चाइना के बाद इंडिया कोयले के मामले में दूसरे नंबर पे है और प्रोडक्शन भी अब तेजी से इंक्रीज हो रही है। पिछले साल प्रोडक्शन में 14.8% का इजाफा हुआ। इंडिया देखो ग्लोबल कोल प्रोडक्शन में ना 10% कंट्रीब्यूट करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना कोयला प्रोड्यूस होता है ना 10% तो इंडिया से ही होता है। तो इतना कोयला हमारे पास में है। अब विभिन्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि आप कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट बंद करो, पीछे पड़े हुए हैं जोर शोर से। इंडिया कह रहा है भैया हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास में एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं है। तो बीच का रास्ता एक निकलता है कि आप कोयले से सिन गैस बना दो और सिन गैस का इस्तेमाल चलता रहे, क्योंकि ये रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है। नेक्स्ट, सरकार ने अपना टारगेट भी रखा है कि 2030 आते आते हम 100 मिलियन टन कोल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से सिन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सरकार का फोकस देखो सेल्फ रिलायंस पे है। एनर्जी के लिए ना हम इधर उधर हाथ ना फैलाएं, मतलब मिडिल ईस्ट पे या फिर किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना करें। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट वाला पॉइंट यही आ गया, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अभी जो हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से, इतना ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर हम अच्छी खासी मात्रा में सिन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, इतना सारा कोयला है, अगर देखो इंडिया ने कोई बढ़िया मेथड ढूंढ लिया ना इस कोयले को बढ़िया ढंग से यूज करने के लिए कि एमिशन भी ना हो और क्लीन फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल भी कर सकें, तो कितना बढ़िया है। इसके बाद देखो एक पॉइंट ये आता है, सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए। आप पूछोगे सर ये एपीआई क्या है? ये है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब देखो जो मेडिसिन होती है ना, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है। अब वैसे तो एक टेबलेट में ना बहुत सारी चीज होती है, बाइंडर भी होता है जो पाउडर को बाइंड करता है, लेकिन सबसे मेन चीज जिसकी वजह से दवाई एक्ट करती है, मेन जो कंपोनेंट होता है ना, उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब इंडिया की ना डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा। ये जो एपीआई है ना, इंडिया अभी चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। इंडिया चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, चाइना से इंपोर्ट ना करें। तो सिन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है देश में ही एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके बाद एक क्रिटिसिज्म जो हालांकि आगे आएगा कि बहुत सारा पानी यूज होता है इस पूरी कोल गैसिफिकेशन में, पानी का वेस्टेज काफी ज्यादा है। तो पॉइंट पहले से दे दिया जाता है कि जो पानी है ना उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है इफेक्टिवली। रीप्रोसेसिंग वाटर की हो सकती है, तो इसे इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है कि बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है इस प्रोसेस में। ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके बाद चैलेंजेस हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देता हूं, बिल्कुल सही समय है कंटेक्स्ट बताने का। इसके बाद अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो हमारे देश में कोयले के भंडार तो अच्छी खासी मात्रा में हैं, बट हमारे देश में ना इंफीरियर क्वालिटी का कोल है। इवन धोने के बाद भी 30-35% एस कंटेंट मिल जाता है, जो कि देखो काफी ज्यादा है। इसके बाद अगर देखो एक्स-सीटू कोल गैसिफिकेशन करते हैं तो चलो एक बार के लिए ठीक भी है। इन सीटू करते हैं, मतलब जहां पे कोयले के डिपॉजिट्स हैं वहीं पर अगर कोल गैसिफिकेशन किया जाता है तो देखो आसपास की जो रॉक्स हैं वो भी दब जाएंगी, उनको नुकसान पहुंचेगा और इस पूरे प्रोसेस को ना अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पता लगे कोई चट्टान गिर जाए, वहां पे जो वर्कर्स मौजूद हैं उनकी जान को खतरा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। कोल गैसिफिकेशन में ना इतना CO2 प्रोड्यूस हो जाता है, उतना तो देखो कोयले से जो थर्मल पावर प्लांट चलते हैं ना उसमें भी नहीं होता। फिर अगर इन सीटू कोल गैसिफिकेशन करेंगे, मतलब जहां पे डिपॉजिट्स है वहीं पे करेंगे, तो ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन का खतरा है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। प्रोजेक्ट की इकोनॉमी पे ध्यान दोगे तो भी देखो
सीरियस कंसर्न्स हैं कि इतना सिन गैस क्या हम प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा तो नहीं खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और सिन गैस बहुत कम प्रोड्यूस हो। टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं कि खराब क्वालिटी अगर है कोयले की तो सिन गैस कैसे प्रोड्यूस की जाए, इसको लेके भी कंसर्न्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की, किया क्या जा सकता है। देखो एक जो प्रॉब्लम है ना वो एस कंटेंट की है। अब बोलोगे सर ये एस कंटेंट होता क्या है कोयले में। देखो कोयले को जब गर्म करते हैं ना तो कोयले के साथ कुछ नॉन कंबस्टिबल मिनरल्स होते हैं जो कोयले की तरह बर्न नहीं होते, छूट जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को कहा जाता है एस कंटेंट। अब कोयले में एस कंटेंट ज़्यादा है तो मतलब तो ये तो वो वाली बात होगी ना, कोयले का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन काम की चीज़ उसमें कम है, एस कंटेंट ज़्यादा है, मतलब ऐसी चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं जो जलेंगी ही नहीं, ऐसे मिनरल्स ज़्यादा हैं जो जलेंगे ही नहीं। तो ना एक लिमिट है 34% एस कंटेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट हमारे देश में ना इन नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, इसको लेटर एंड स्पिरिट में मतलब बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कोल वाशरीज की सहायता से ना एस कंटेंट अलग कम किया जा सकता है कोयले से, लेकिन कोल वाशरीज में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बढ़िया टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। फिर ना राइटर एक सॉल्यूशन देते हैं, कोल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर लें। कोल ब्लेंडिंग मतलब कुछ कोयला जिसमें एस कंटेंट कम, कुछ जिसमें ज़्यादा, दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा कोयले में एस कंटेंट। कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जैसे जल्दी से जल्दी सरकार इस पे नेशनल पॉलिसी बनाए, नेशनल पॉलिसी ऑन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन। इसके अलावा अगर देखो गैसीफायर का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर सरकार कोयले पे ना सेस और ड्यूटीज ना लगाए, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का इस्तेमाल तो क्लीनर फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है ना, तो ऐसे कोयले पे सेस या फिर दूसरी जो ड्यूटीज लगती हैं वो ना लगाई जाएं। नेक्स्ट सजेशन ये है कुछ कोल माइंस को ना डेडिकेट कर दिया जाए कोल गैसिफिकेशन के लिए। जहां पे अच्छा कोयला मौजूद है ना तो सरकार चिन्हित कर दे कि इन कोल माइंस का इस्तेमाल होगा कोल गैसिफिकेशन के लिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार दे, जो सरकार ने अब दी भी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस सरकार देखो दूसरे देशों से भी लेकर आए जहां पर कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये देखो इस प्रकार से हमने डिटेल से समझा कोल गैसिफिकेशन से संबंधित इशू को। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।